नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं रोजाना आपके लिए करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो में आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे आप अटेम्प्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपके प्रिपरेशन का क्या लेवल चल रहा है। वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। अगर आपसे कोई गलती होती है, मिस्टेक होती है, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए, उस हिसाब से अपने जो टॉपिक जिसमें आप मिस्टेक कर रहे हैं उसे रिवाइज करिए और इस तरह से अपने प्रिपरेशन को आप ठीक कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए। विद रेफरेंस टू न्यू सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पूछा जा रहा है। अभी रिसेंटली जो इसके रिगार्डिंग में चेंजेस आए हैं 1986 की पॉलिसी के बाद, अभी रिसेंटली न्यू पॉलिसी आई है अमेंडमेंट करके, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इंडस्ट्रियल वर्कर को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। According to first statement, the new series with base year 2020 cover the latest consumption pattern of the target population। यानी कि इसकी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर जो कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जा रहा है वो 2020 को एज ए बेस ईयर यूज किया जा रहा है न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इट इज कंपाइल्ड एंड मेंटेन बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। यानी कि इसे एनएसओ इसको डाटा को कंपाइल करती है और उसे प्रिपेयर करने का जो काम करती है वो एनएसओ करती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। तो अब ये दो डाटा के लीजिए, दो स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी, दोनों ही आपको गलत दे दिए गए। गलत क्यों, अब वो जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो मिनिस्ट्री के बारे में आपसे बोला जा रहा था कि भी ये एनएसओ के द्वारा डाटा पब्लिश किया जाता है। ये एनएसओ के डाटा पब्लिश नहीं किया जाता, बल्कि इसे कंपाइल करने का काम जो करती है लेबर ब्यूरो करती है। लेबर ब्यूरो का मतलब ये हो गया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये आता है। तो भाई सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। अगर बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो जिसमें 2020 को बेस ईयर कैलकुलेशन के लिए यूज करने की बात की गई थी आपसे, वो बात भी गलत है। बेस ईयर 2016 को बेस ईयर के रूप में कवर किया जा रहा है। तो आप ये बोल सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब तीनों ही स्टेटमेंट जैसे आप देख रहे हैं G20 कंट्री के बारे में है, और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द G20 मेंबरशिप कंप्राइज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडवांस इकोनॉमी ओनली। यानी कि इसके अंदर वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है सिर्फ उनको ही कंसीडर किया जाता है G20 के मेंबरशिप के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ G20 ग्रुपिंग इज लोकेटेड इन पेरिस। पेरिस यानी कि फ्रांस में G20 का हेडक्वार्टर आप बोल सकते हो, सेक्रेटरीट है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है द G20 एग्रीड ऑन द एंटी करप्शन एक्शन प्लान 2019-21 इन बुएनोस एयर्स। यानी कि आप ये कह सकते हो बुएनोस एयर्स में एक मीटिंग हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया है कि 2019 से लेकर 21 तक के लिए एक प्लान डिसाइड किया गया है एंटी करप्शन एक्शन प्लान के रूप में। यानी कि जो करप्टेड चीजें होती है, करप्शन जहां होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है 2019 से लेकर 2021 तक के लिए। ऐसा आपसे स्टेटमेंट 3 में बोला जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट, ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, चलिए आंसर चूज कर लीजिए।
इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें, G20 यानी कि G20 में एक्चुअली होता क्या है, टोटल 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है। तो टोटल हो गया आपके पास 20 कंट्री की तरह से आप बोल सकते हैं। यूरोपियन यूनियन को एक ने कंबाइंड मैंने मान लिया, तो इस तरह से G20 का मतलब ये कह सकते हैं 20 कंट्रीज की जगह 19 कंट्री है और एक आपके पास यूरोपियन यूनियन भी है इसके अंदर है। और इसके अंदर आप ये भी बोल सकते हो IMF और वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। ये G20 का फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो। अच्छा, अब आपसे स्टेटमेंट ये बोला गया था कि इसमें 20 जो वर्ल्ड के बेस्ट कंट्री जो होते हैं, इकोनॉमिक की बात करें, उसके अकॉर्डिंग इसे फॉर्म किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है इसके अंदर। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, टोटल सिर्फ 19 कंट्री है, एक यूरोपियन यूनियन है। तो इट मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया इसका एक सेक्रेटरीट है पेरिस के अंदर, पेरिस यानी फ्रांस के अंदर, जो कि बात गलत है। पहली बात तो ये कि ये एक फोरम है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन है। और जो फोरम होता है, फोरम का हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट नहीं होता है। उसी तरह आप ये बोल सकते हो कि G20 का भी कोई सेक्रेटरीट कहीं पर भी नहीं है, ये एक तरह से कंट्री का फोरम है। तो आप ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। हाँ, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बुएनोस एरीस में 2018 में एक मीटिंग हुई थी, G20 की समिट हुई थी, और उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि 2019 से लेकर के 21 तक के लिए ये एग्री हो गए हैं कि भी एक एंटी करप्शन प्लान तैयार करेंगे और इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आप ये देख सकते हैं कि G20 के अंदर ये सारे मेंबर हैं, और G7 के अंदर ये मेंबर आते हैं, और G8 की बात करें तो जिसमें आप रशिया ऐड कर लेंगे। पहले ये G8 ही हुआ करता था, लेकिन बाद में से रशिया को इसमें से रिमूव करके G7 बना दिया गया है। ठीक है, हमारी कंट्री भी इसके अंदर इंक्लूड होती है G20 के अंदर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, रिमेनिंग 2 फर्स्ट सेकंड गलत है। With reference to monoclonal antibodies MABS, consider the following statement। इस क्वेश्चन में आपसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, दीज आर द मैन मेड प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन एक तरह से प्रोटीन है जो कि मैन मेड है, यानी ह्यूमन मेड प्रोटीन आप बोल सकते हो, मेड बाय क्लोनिंग अ यूनिक सैंपल ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के क्लोनिंग करके इसे बनाया गया एक मैनमेड प्रोटीन है, ऐसा फर्स्ट बोला जा स्टेटमेंट बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, इट इज रिसेंटली इन्वेंटेड एंड कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और रिसेंटली इसका इन्वेंशन किया गया है, ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके पास हो गए। आपको बताना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी की बात करें, नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की अगर हम बात करें, तो अभी रिसेंटली इसे डिस्कवर किया गया है, और ये जो डिस्कवर किया गया है इसमें ये प्रोबेबिलिटी देखी जा रही है कि अभी जो कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 जो डिसीज चल रही है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी उसके लिए एंटीबॉडीज एक ग्रुप में काम कर रही है, और इसके रिगार्डिंग में ये कह सकते हैं एक पॉजिटिव इंकरेजिंग रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है कि भी जिनको कोविड-19 जैसी ट्रीटमेंट करवानी है तो उसमें इस एंटीबॉडीज का, यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज किया जा रहा है। तो आप ये बोल सकते हो ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए नहीं, बल्कि ये क्या है, ये कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए आप बोल सकते हो कि भी ये यूजफुल है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा है वो गलत हो गया। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला गया कि ये मैनमेड प्रोटीन है, नहीं, ये मैनमेड प्रोटीन भी नहीं है, यहां भी मिस्टेक होगी, बल्कि आप ये बोल सकते हैं दे आर मेड बाय द क्लोनिंग ऑफ यूनिक व्हाइट ब्लड सेल। यानी कि आप जानते हो हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है, उसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल होता है। तो व्हाइट ब्लड सेल जो हमारी बॉडी के अंदर है, यानी कि WBC जो होता है, उसके अंदर क्लोनिंग करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई जा रही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। इट मींस ये हुआ कि भी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है ये एक प्रोटीन का पैटर्न है, लॉक्ड है, और ये यूज होता है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। एक संभावना बन रही है कि भी इससे प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, इसके ट्रीटमेंट के लिए इसके यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिलीज ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट, यानी कि ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट को पब्लिश करने वाली इंस्टीट्यूशन कौन सी है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। और आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट पब्लिश करने का काम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम शॉर्ट में IMF भी बोल देते हैं, IMF इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है क्रेडिट स्विस ग्रुप इस रिपोर्ट को हमारे सामने रिलीज करती है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को रिलीज करने वाली इंस्टीट्यूशन है। तो ये चार ऑप्शन आपको दे दिए गए, चारों में से करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का जो काम करती है वो आपके लिए क्रेडिट स्विस ग्रुप करती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अभी इस रिपोर्ट के अनुसार यानी कि 2020 की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें आप कह सकते हैं 2019 का डाटा है, उसके अंदर ये देखा गया है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि ग्लोबल वेल्थ यानी कि ग्लोबल वेल्थ जो है पॉज हो गया है। और ये माना जा रहा है कि इस टाइम करंट सिनेरियो में 36.3 ट्रिलियन इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की है। और इसमें ये दिखाया जा रहा है, इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, अपनी कंट्री के बारे में, तो इसके रिगार्डिंग में ये बोला जा रहा है कि 73% ऑफ द टोटल अडल्ट पॉपुलेशन है, उनके पास 10,000 के अराउंड वेल्थ है। ठीक है, यानी कि इतनी लोग हमारे यहाँ जितनी पॉपुलेशन है 73% से ज्यादा लोगों के पास $10,000 के अमाउंट के इक्वल टू या इक्विवेलेंट हमारे पास वेल्थ हमारी कंट्री के अंदर है। अच्छा, उसके अंदर ये भी बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में ही कि 2.3% जो अडल्ट है, यानी कि जो अडल्ट का मतलब 18+ एज वाले जो है, उनके पास अगर नेट वेल्थ की बात करें, वेल्थ की बात करें, तो उनके पास ये बोला जा रहा है कि 1 लाख से यानी 1 लाख के अराउंड इनके पास मनी है, इतना इनके पास वेल्थ है 2.3% अडल्ट के पास। तो ये कुछ डाटा है इसके रिगार्डिंग में जो ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो आपको डार्क पोर्शन दिख रहा है यानी कि USA और कनाडा, और इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया, और इधर जो यूरोपियन कंट्री में कुछ कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन वाला जो एरिया है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो डार्क एरिया है, ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर हम कंपैरिजन करें इंटरनेशनल लेवल पर कि वेल्थ क्रिएशन के फॉर्म में अगर हम बात करें, तो ये कुछ कंट्री यानी कि ऊपर ये कनाडा, उसके नीचे USA, और फिर इधर ऑस्ट्रेलिया, और इस एरिया में यानी कि यूके के आसपास यानी कि यूरोपियन कंट्रीज, ये अच्छा परफॉर्मेंस इस फील्ड में दे रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल आर इंक्लूडेड इन IGMDP, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी मिसाइल आती है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये कुछ ऑप्शन दे दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट जो बोला जा रहा है कि भी पृथ्वी, इसके अंदर पृथ्वी मिसाइल इसके अंडर आता है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है अग्नि मिसाइल इसके अंदर आता है। थर्ड आपसे बोला जा रहा है त्रिशूल मिसाइल इसके अंदर आता है। यानी कि 3 मिसाइल्स के आपको नाम दे दिए गए। आपसे पूछा जा रहा है कि IGMDP के प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से मिसाइल आते हैं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी मिसाइल हमारी कंट्री में डेवलप की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और आपके पास जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर के लिए जो चूज करना है आपके पास ऑप्शन इस तरह से, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकेंड एंड थर्ड, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि 1 2 3 यानी कि तीनों की तीनों जो आपको मिसाइल के नेम गिवन है इस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर इसे इंक्लूड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें यानी कि IGMDP प्रोग्राम की अगर हम बात करें, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, तो इसे जो स्टार्ट किया था हमारी कंट्री में जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को हमारी कंट्री में लॉन्च किया था। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बन सके इन फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी, यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो भी काम है इसका जो श्रेय जाता है वो हमारी कंट्री के एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को जाता है। इस मिसाइल के अंदर जो चीजें आती हैं वो आप इस तरह नाम रख सकते हो याद कि पटना यानी कि जो बिहार की कैपिटल है उस तरह इसको नाम रख सकते हो। P फॉर पृथ्वी मिसाइल, A फॉर अग्नि मिसाइल, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग, A फॉर आकाश। यानी कि A वाले यहाँ पे 2 हो गए, एक अग्नि है एक आकाश है।
ये पांचों मिसाइल इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ये तीनों ही मिसाइल इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। अच्छा, अब थोड़ा जान लेते हैं डिटेल में इन मिसाइल के बारे में। तो जो पृथ्वी मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल जो है वो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल है, यानी कि सरफेस से स्टार्ट करके आप सरफेस पे ही टारगेट पे हिट कर सकते हो पृथ्वी मिसाइल को यूज करके। अगर अग्नि मिसाइल की बात करें तो इसके अंदर ये ब्लास्टिक मिसाइल है जो डिफरेंट रेंज, यानी कि उसकी अलग अलग रेंज है, यानी कि इसे अग्नि 1 2 3 4 5 है, यानी कि आप ये बोल सकते हो अग्नि 5 जो होगी इसका ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अग्नि 1 जो होगी वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास है त्रिशूल मिसाइल। ये शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो त्रिशूल मिसाइल है इसकी रेंज ज्यादा नहीं है, बहुत कम रेंज है। कम रेंज में लो सरफेस एरिया पे इसे टारगेट हिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नाग मिसाइल की बात करें, ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है, यानी कि टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस मिसाइल का यूज किया जाता है। और आकाश मिसाइल की बात करें तो ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, यानी कि सरफेस यानी कि जमीन से आप एयर में किसी को टारगेट करना है, उसको हिट करने के लिए, टारगेट को हिट करने के लिए आकाश मिसाइल का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। आज आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जो अग्नि मिसाइल है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अग्नि मिसाइल में मैंने आपको बोला है 1 2 3 4 5, तो ये पांचों मिसाइल की रेंज क्या है ये आपको बताना है, यानी कि इनकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी रेंज को हिट कर सकते हैं सभी का, यानी कि पार्ट ये अग्नि 1 से लेकर के अग्नि 5 सबका आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा आपको ये बताना है कि जो मिसाइल प्रोग्राम है ये किसके अंदर आता है, डीआरडीओ के अंदर आता है या फिर इसरो के अंदर आता है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना है, और हाँ आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।